स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध। युद्ध में तीखापन तो है ही, और इसे भीषण युद्ध भी कहें, वही इसका रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन एक प्रयास जरूर दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो फेक है या एक दूसरे को कुछ अंडर एस्टिमेट करने की बात कहें या फिर अपने को ताकतवर साबित करने की बात कहें। कुछ मसौदे तैयार हो रहे हैं जिसके जरिए ये लगता है दुनिया को कि शायद को रास्ता निकलेगा। सुबह समाचार पत्रों को लोग पढ़ते हैं चाय की चुस्की के साथ, और पढ़ते हैं कि आज इसका मसौदा आया है कि इस पे समझौता हो सकता है, आज इस नेता से बात हुई है, समझौता हो सकता है। दोपहर ढलते ढलते पता लगता है कि मिसाइलें एक साथ बल्क में डाली जा रही हैं, तो उससे फिर सपने चकनाचूर होते हैं। ये केवल एक मुल्क की बात नहीं है, दुनिया की निगाहें इस युद्ध पे टिकी हुई हैं कि आखिर ये कब खत्म होगा ताकि दुनिया राहत की सांस ले सके। खैर चलिए, लेकिन जो मसौदे दिए जा रहे हैं, 6-7 पॉइंट्स ईरान ने अमेरिका को दिए हैं, 15 पॉइंट ट्रंप ने ईरान को दिए हैं। कौन मध्यस्थता करेगा नहीं करेगा, एक दिन पहले की खबर थी कि 2 दिन पहले जनरल मुनीर से बात की ट्रंप ने, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के जरिए इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया कि नहीं, को बैठक नहीं होगी। अब सऊदी अरब कह रहा है कि अमेरिका को अब पैदल सेना भी उतार देनी चाहिए। खैर चलिए, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं, हमारे साथ एयर कोमोडोर चंद्रमौली साहब हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। आपने एक बार बात कही थी जब ये दूसरा या तीसरा दिन युद्ध का था कि अभी तक तो आप मिसाइलें की गूंज सुन रहे हो, धमाके हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप शब्दों के बाण भी सुनेंगे, तीखापन भी रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कुछ लेटर बम भी साथ में आ रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से आ रहे हो। ईरान का मसौदा आ रहा है कि हमें पूरा हर्जा खर्जा सब कुछ दिया जाए, आगे कोई बैन्स नहीं लगेंगे, हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स को हम रोकेंगे नहीं। ट्रंप बार बार बयान बदल के कहते हैं कि सरेंडर कर चुके हैं, उन्होंने हमें समझौते के लिए कहा है, लेकिन तुरंत इधर ईरान खारिज भी करता है और उधर धमाके भी कर देता है। इधर अमेरिका कुछ कहता है, इजराइल दक्षिण लेबनान पे या फिर ईरान पे हमला कर देता है। तो ये क्या कुछ है, इससे कुछ लगता है कि बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है और कोई समझौते के आसार नजर नहीं आते इन तमाम परिस्थितियों में। देखिए योगेंद्र जी, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है अभी, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस है उसके पूरे के पूरे असर हैं पूरी दुनिया में पड़ने लगे हैं। और अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को ये पता चल गया है कि उन्होंने जो एक ऐसा युद्ध था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, और पूरा का पूरा नेतन्याहू के जो चाहता था उसी के झांसे में आकर के और अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकन आर्मामेंट को पूरा लड़ाई में झोंक दिया। अभी पूरी की पूरी इस इलाके में लड़ाई करती थी इजराइल, क्योंकि इजराइल का तो सर्वाइवल का मामला है और वो चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे और ईरान कमजोर रहे, जिससे कि उसका पूरा का पूरा डोमिनेंस उस जगह पे रहे। एक इराक था, सद्दाम हुसैन थे जो उसके खिलाफ थे, एक ईरान है। बाकी तो जितने अरब गल्फ कंट्रीज हैं उनका आजकल इजराइल के साथ जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो ठीक ठाक ही हैं। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट, कल आपने एक बयान सुना होगा जिसमें वो अपने डिफेंस सेक्रेटरी, जो इक्विवेलेंट होता है हमारे रक्षा मंत्री के, उन पे थोप दिया, उस पे थोप दिया है कि इन्होंने बोला लेट्स डू इट। मतलब वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई लड़ाई है, ये कोई एक छोटा मोटा वॉर गेम है, या इस तरह की कोई ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी एक्सरसाइज है जो मजाक में खत्म की जा सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज योगेंद्र जी जो आएगा इनको, यूएस को, वो है जो पेट्रोल डॉलर, जो पूरा का पूरा पेट्रोलियम की पूरी दुनिया में जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर के थ्रू है। और ईरान ने एक दिन शुरू में कहा है कि हम चाइना की जो करेंसी है युआन, उसके साथ हम इसका ट्रेड करना चाहेंगे। यही आपको मैं बता दूं, कई सालों पहले जब ब्रिटिश का साम्राज्य था और पूरा का पूरा पौंड की जो करेंसी थी वो पूरी दुनिया में उसका नाम था, वो भी इसीलिए गिरी क्योंकि उसकी करेंसी का जो डोमिनेंस था, वो एक कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी पॉलिसी आई और उससे वो खराब हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर
और जहां तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट टॉक्स है, वो तो हम ना अमेरिका तो प्रेसिडेंट ट्रंप रोज गोल पोस्ट बदली करते रहते हैं, तो उन्होंने तो कह दिया है कि उन्होंने खत्म कर दिया, ये कर दिया। आज एक ईरान के नेवल कमांडर का एक मैसेज आया था कि अगर उनके पास जो यूएस की शिप है, जो अब्राहम लिंकन करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके अंदर बहुत सारी तादाद में फाइटर एक साथ वहां से उड़ान भर सकते हैं, और एक तरह का वो मूविंग आइलैंड है, तो वो अगर उनके रेंज में आ गया तो वो हम उसके ऊपर हमला करेंगे, ऐसा एक स्टेटमेंट आया। पाकिस्तान का जो बयान है, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक अमेरिकन प्रपोजल था जो ईरान को पाकिस्तान के जरिए ईरान को मिला है, ये उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने या स्पीकर ने ये बात कबूल की है कि हमें 15 पॉइंट का एक जो पीस अकॉर्ड का प्रपोजल था वो पाकिस्तान के जरिए हमें मिला है। ये कि अभी पीस टॉक पाकिस्तान में होंगे या कहाँ होंगे, वे तो उन्होंने मना कर दिया है, इसके डिसाइड किया। दो शर्तें उन्होंने रखी हैं। एक तो जो अभी नई शर्तें हैं, जो पहले तो काफी सारी शर्तें रखी थी ईरान ने कि हमारा पूरा हर्जाना पूरा करो, इतना पैसा दो। अभी दो शर्तें रखी, एक तो कि अरब देशों में खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं उन सबको वहां से हटाया जाए, और दूसरी शर्त उन्होंने रखी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर जितने भी जो जहाज जाएंगे क्रूड लेकर के या नेचुरल गैस लेकर के, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, जैसे यहाँ टोल टैक्स की माफी, क्योंकि जो भी शिप वहां से निकलेगी हम उस पे हम टैक्स लगाएंगे। ये दो शर्तें उन्होंने अभी ताजा रखी हैं, परंतु अमेरिका के गले में अभी हड्डी फंस गई है। एक इजराइल के भी मंत्री का एक आज स्टेटमेंट आया है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों मिलकर के इस पीस अकॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल के जो रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है पिछले 3-4 दिन में बैलिस्टिक मिसाइल से, उससे वहां की इजराइल की जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उसे काफी नुकसान हुआ है। और इस तरह की लड़ाई उन्होंने हमास के साथ या हौतीस के साथ या हिजबुल्लाह के साथ जब लड़ाई चल रही होती है, वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कोई प्रॉपर कंट्री का फोर्स नहीं है कि उसके पास एयर डिफेंस भी है, उसके पास फाइटर, इस तरह के हथियार उनके पास नहीं है। तो जितनी अमेरिकन जो इजराइल फोर्सेस थी वो इनको सबको न्यूट्रलाइज करते थे, इनको मार गिराते थे, और बाकी जो सिविल पॉपुलेशन थी इजराइल की, उसके ऊपर इस लड़ाई का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था, जैसा वो इस बार नहीं है। इस बार उनके काफी सारे तोड़फोड़ हुई है कैपिटल में, और जो मेन शहर हैं उनमें काफी तोड़फोड़ हुई है। उनका जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके आसपास भी उन्होंने हमला किया था 3 दिन पहले, और वहां भी काफी क्षति हुई है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई अगर लंबी खिंची और अल्टीमेटली गुरिल्ला वारफेयर में आ गई, तो फिर जैसी इराक में चली थी उसी तरह से चली जाएगी। और कल मैं एक पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने जिस और उनको हटाने के लिए वहां पर अपना हक जमाया था, अपने फोर्सेज वहां कमिट किए थे, नाटो फोर्सेज वहां कमिट किए थे, उसी रिजीम को उन्होंने 10 साल 15 साल की लड़ाई के बाद उसी को वो हैंड ओवर करके वापस अफगानिस्तान चलेंगे। जी चलिए, मैं कटेवा सर वापस लौटूंगा आपके पास में। तो ये वो स्थितियां बनी जा रही है कि हर दिन कोई ना कोई नया पेच फंसता दिखाई देता है। चलिए, हमारे साथ में चंद्रमौली साहब हैं। सर, आपको क्या लगता है कि, क्योंकि पहले दिन जब हम बात कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद जल्दी होगा, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से वहां पे अटैक किया है और उनके सुप्रीम लीडर को ही मार दिया, उनके साथ 30 टॉप कमांडर्स को भी मार दिया, तो रिजीम चेंज कराने के लिए 2 से ढाई दिन में काम खत्म होगा। लेकिन ये तो अब लंबा युद्ध जा रहा है, और ऐसा नहीं दिखता है कि कोई भी पक्ष कोई कमजोर, आज ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ईरान बिल्कुल झुकने की स्थिति में तबाह हो गया और ईरान के पास कुछ नहीं बचा। जैसे ट्रंप साहब कहते हैं उनका नेवल खत्म कर दिया हमने, एयरफोर्स खत्म कर दिया, उनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन उससे दम पता लगता है कि 50 मिसाइलें फिर कहीं ना कहीं अमेरिकन बेस पे या इजराइल पे अटैक कर दिया, तो फिर लगता है कि उसके पास ताकत है। तो क्या लगता है सर आपको कि ये कभी प्रेशर के लिए जो कुछ हो रही है चीजें, उसके लिए किसी पे प्रेशर आए तो कोई पीछे तो कोई नहीं हटेगा, हटे कौन? अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, ना इजराइल पीछे हट सकता। ईरान कहता है कि अंतिम सांस तक भी चाहिए लड़ेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आपको?
जी, आपका प्रश्न एकदम सही है कि हर एक अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और एक्शन भी कर रहे हैं, बयानबाजी ही नहीं एक्शन भी कर रहे हैं, और उस एक्शन के तहत जैसा आपने बताया हुआ है। अब देखो आप, सऊदी अरब उसको उकसा रहा है यूएस को कि भैया तुम तो ग्राउंड फोर्सेस डाला उसके अंदर। यूएस डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो क्यों फंसा और कैसे निकले। इसराइल कह रहा है कि आप छोड़ नहीं सकते हमारे को, आप आए हो हमारे साथ में, आप करते रहो जैसा आपने बताया, ये सबको पता है। ईरान भी पूरी तरह से अपना मिसाइल पावर और ड्रोन पावर चला रहा है, क्योंकि ड्रोन पावर में क्या होता है योगेंद्र जी की रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ी जगह नहीं होती है, कहीं से छुपा हुआ निकाला बाहर और खड़ा किया, 5-10-15 मिनट बैटरी देखी उसकी, और वो लॉन्च एक के बाद ऐसे वो रैक लगा के रखे हुए उन्होंने, 1 2 3 4 से रैक से चलते जाते हैं वो। इसी तरह की मिसाइल का भी वीडियो देखा था जो जमीन में डेजर्ट में है, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको तोड़ सके वो, कोई रनवे या कोई इस तरह, वो अलग अलग उसमें खेत की तरह होता है, तो डेजर्ट के अंदर है, डेजर्ट का ढक्कन खुला और धार से मिसाइल निकल गया। इसलिए ये यूएस और इजराइल सबको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, एक बेस नहीं है, तरह तरह, और इसकी इतनी ऐसी इसकी ट्रेन है कि इसको पता करना कि कहाँ क्या है ये भी मुश्किल है। तो आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बात है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप बंद कर देगा। अब देखो 5 दिन का सीज फायर किया हुआ है, लेकिन फिर भी लगे हुए वो लोग। इसराइल कह रहा है मेरे को सीज फायर नहीं, वो लगे हुए हैं। ईरान कह रहा है मैं लास्ट तक लगूंगा। और जो अपने 15 पॉइंट के बारे में डिस्कस हुआ है, वो 15 पॉइंट ऐसे हैं कि ईरान कभी एग्री नहीं करेगा। मतलब कि आप अपना वो छोड़ दो, न्यूक्लियर आप मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दो, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद कर दो, ये नहीं करेगा वो। क्यों करेगा? उसके पास कंट्रोल है, कौन अपना घर खाली करेगा? वहां की लेडीज गहने उतार उतार करके कलेक्ट कर रही है सरकार को, पैसा आएगा। और सबसे बड़ा उनका बड़ा भाई है रूस, और उससे बड़ा भाई है चीन, वो उनकी किस तरह मदद कर रहा है। जब तक इनका हाथ रहेगा ईरान पीछे नहीं हटेगा, छोटी मोटी चीजें आती रहेगी। और इसराइल जिस हमने बताया सर्वाइवल है, वो अभी लेबनान में देखो घुसना चाहता है, लेबनान ऑन ग्राउंड घुसना चाहता है इसराइल, तो इसराइल ईरान के ऊपर करता रहेगा और यूएस फंसा हुआ वो करता रहेगा। तो लगता है कि कुछ दिन और ये वॉर चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री खुद ने कहा कि जिस तरह से कोरोना है, हमको तैयार रहना चाहिए कि अपना राशन पानी से इकट्ठा करके बैठ जाओ, एंड कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि आप घर से बाहर नहीं जाओगे, या पेट्रोलियम बिल्कुल खत्म हो गया है, या राशन पानी अभी बहुत इतना महंगा हो गया कि लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रक जो चलते हैं उनका डीजल होता है, कहां से क्या सप्लाई आती, कहां सब बंद हो जाएंगे, ये जितने भी डीमार्ट शिमार्ट बंद हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा अगर खिंच गया तो बहुत ही ज्यादा कष्ट हम सबको होने वाला है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का एक अलग था मैटर। कोरोना में हर चीज अवेलेबल थी, बस केवल आप नहीं जा सकते थे। सामने एक डर लगता था। उस वक्त ना कोई फ्यूल की दिक्कत थी, ना आपके पास में कोई फ्रूट्स की दिक्कत थी, ना आपके पास में जो भी घर का सामान होता है उसकी कोई दिक्कत थी। और भामाशाह काफी आगे थे, किसी के पास में किसी चीज की जरूरत भी तो चलिए आप पहुंचा दीजिए, दवाइयां मेडिसिन सब कुछ थे। सेकेंड लहर में जरूर एक ऑक्सीजन का दिक्कत रही, क्योंकि वो कुछ वायरस ऐसा ही था। लेकिन अभी अगर आपके पास में फ्यूल नहीं होगी, यानी कि एनर्जी नहीं होगी, तो बॉडी की एनर्जी और आपके प्रोडक्ट्स को लेकर के आने की एनर्जी सब एक ही होती है। अगर वही नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, करोड़ी सिंह साहब हैं सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि एशिया को बड़ी बारीकी से आपने देखा है, इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, इनके आतंक से लेकर के इनके रिजीम, तमाम चीजों पे आपने अध्ययन किया है। ऐसी सिचुएशन जो सामने चल रही है अभी, इसमें क्या लगता है आपको? क्योंकि ट्रम्प साहब कहते हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, उसका 15 सूत्री हमारा एक हमने दिया है एजेंडा। वो कह रहे हैं कि 6 सूत्री कार्यक्रम हमने दिया है, ट्रम्प हार मार चुके हैं, वो पीछे हट रहे हैं। तो प्रेशर सब और है, और चाहते भी हैं कि सब खत्म हो, लेकिन पीछे कौन हटे? क्या वो सिचुएशन आ गई है? ऐसे प्रेशर में कोई रास्ता निकलने जैसी संभावनाएं बन सकती हैं सर? देखिए योगेंद्र जी, इस जो वार की प्रकृति है वो पहले के जितने वार हैं या यूक्रेन वार है उनसे बिल्कुल अलग तरीके की है। अमेरिका के साथ ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका के किसी मित्र राष्ट्र ने, अमेरिका ने मांग की हो मदद की और बिल्कुल मना कर दिया हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सब ने अमेरिका को नो कहने की हिम्मत की है। इससे अमेरिका को बड़ा शौक लगा है कि हम इन्वॉल्व हुए और हमारे मित्र राष्ट्रों ने, नेटो के अलाइज ने भी एक स्टेज पे मना कर दिया। अब कह रहे हैं कि 22 देश तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो आगे की है।
दूसरा यह है कि ट्रंप को अब यह एहसास हो रहा है कि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले हो गए हैं। और उन्होंने केवल, ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल हेगसेथ को कहा जो आपने बताया, उससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि जेरेड कुशनर, हेगसेथ और स्टीव विटकोफ और रूबियो ने, मुझे चारों ने ये एडवाइस किया कि अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो ईरान हमारे ऊपर अटैक करेगा, इसलिए प्री एम्प्टिव स्ट्रेटेजी के रूप में हमें अटैक करना चाहिए। मैंने अटैक कर दिया, जबकि ट्रंप शुरू में 4-5 दिन तक खुद क्रेडिट ले रहे थे। तो ये ट्रंप को एहसास हो गया है, तो इसीलिए उन्होंने अब नेगोशिएशन प्रोसेस में है, वाइस प्रेसिडेंट को आगे किया है, वो उनको नहीं किया, उन चारों को। तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान विजिट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की साइड में जिस हम 15 पॉइंट की बात कर रहे हैं, ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं उन्होंने मना कर दिया कि कोई बातचीत नहीं है। वहां का जो मिलिट्री का स्पोक्समैन पर्सन है कि उनका नेगोशिएशन हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने आप से नेगोशिएट कर रहे हैं तो करते रहे, हमारे को क्या है। यानी अमेरिका अपने आप से ही नेगोशिएट कर रहा है। दूसरा, जो ईरान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि मित्र राष्ट्र प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई बातचीत का रास्ता नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, दोनों साइड के मित्र राष्ट्र हैं, तो उनका प्रयास हो रहा है लेकिन नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुंजाइश नहीं है, तो इसमें एक तो सबसे बड़ी स्थिति ये समझ में आ रही है कि ये युद्ध जिस स्टाइल में हो रहा है वो आतंकवादी स्टाइल में हो रहा है। देशों के बीच में युद्ध होता है वैसा नहीं है। दूसरा यह है कि इस युद्ध में ईरान मिलिट्री की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर तरीके से कमजोर है, लेकिन ईरान का जो हौसला है वो रणनीति है, उसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को इतना दबाव में ला दिया है कि अब अमेरिका किस तरह से निकले, अमेरिका के सामने संकट आ गया है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हैं, वो पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गए, ईरान को कंडेम किया कि वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। फिर सऊदी अरब में विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई, उसमें भी कंडेम किया कि ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए। और अब आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी इन्होंने कहा है कि ईरान कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, हमारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। तो जो मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज हैं वो एक इंटरनेशनल लॉ के तहत लीगल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, वो ईरान पे अटैक अभी तक नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इराक है, वो भी अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि मेरे ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। तो जो दूसरे कंट्री हैं, इजराइल, लेबनान, अमेरिका, ईरान, इनको अगर निकाल भी दें तो दूसरे कंट्री हैं वो भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ने ये कहा है कि पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट मीडिएट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ईरान में अब कुछ सत्ता पर नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें बातचीत नहीं हो सकती। दूसरा, जो हुर्मुज स्टेट की बात है योगेंद्र जी, उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, वो इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन वो स्थिति अब जब भी जिस रूप में भी वार रुके, ये न्यू नॉर्मल हुर्मुज स्टेट्स का बिल्कुल डिफरेंट होगा। ईरान इसके लिए तैयार नहीं होगा कि इसको इंटरनेशनल वाटर मान लिया जाए। ईरान बार बार ये तर्क दे रहा है कि पनामा वाले वसूल करते हैं, स्वेज कैनाल में वसूल करते हैं, जगह जगह वसूल होता है, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है और इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो भविष्य की स्थिति है हुर्मुज स्टेट की, जो पहले थी उस स्थिति में वो नहीं आएगा। तो ईरान का जिस तरह का अपर हैंड है और अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी उसको मिल रही है, जैसे साहब ने कहा कि चाइना, रशिया, तो ऐसी स्थिति में ईरान मुझे नहीं लगता कि आसानी से झुक जाएगा, और अमेरिका के लिए निकलना जरूरी हो गया है, क्योंकि ट्रंप की जो फौज है, फौज का मतलब ट्रंप का जो सपोर्टर है, उसमें दो तरह की लॉबी बन गई है। एक लॉबी है वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की बात करती है, जो गोरे हैं उनको सर्वोच्चता की करती है। एक स्ट्रांगली इजराइल के साथ है, तो उसमें डिवीजन हो गया ट्रंप के सपोर्ट बेस में। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं कि हम तो इजराइल के लिए क्यों लड़ें, और जो इजराइल के फेवर वाले हैं वो उन पे दबाव बना रहे हैं। ये जो ट्रंप का सपोर्ट बेस है उसमें डिवीजन हो गया है अमेरिका में। और जी, मैं एक मिनट के लिए और आना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। मैं जनरल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आप सर, रास्ता क्या निकलता है, क्या एक्सपीरियंस कहता है आपका कि हाँ, ये जो पोजीशन आ जाती है, इसमें एक तो चीज तय है कि
जो जिसको सुप्रीम लीडर इस युद्ध का माना जाता था, अमेरिका, आए दिन बयान बदलना, ये चीजें आ गई, वो इधर से कहते हैं कि हमारे पास में प्लान भेजा, वो मना करते हैं हमारा कोई प्लान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब इजराइल और अमेरिका के बीच में भी आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, वो इस वजह से कि एक तो पैसा खर्च हो रहा है, अमेरिका का अच्छा पैसा खर्च हो रहा है, उसने सोचा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा चल सकता है। तो इस और ईरान का तो चले जो होगा होगा, लेकिन अब आपसी प्रेशर भी है उनपे, और यही एक रास्ता निकल सकता है। देखिए योगेंद्र जी, अमेरिकन गवर्नमेंट चाहेगी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा कि ऑनरेबल एग्जिट हो जाए, उससे ऐसा नहीं लगे कि इनको कोई इनकी बहुत बड़ी हार हुई है या इनको मुंह की खानी पड़ी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ईरान के जो इस्लामिक रिपब्लिक IRGC जो है, ये जो है और बाकी जो उनके पैरामिलिट्री फोर्सेज और बाकी डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने मोजाइक डॉक्ट्रिन के तहत ऐसा अरेंज कर दिया है। मोजाइक डॉक्ट्रिन का मतलब है कि जिस तरह मोजाइक फर्श के अंदर अलग अलग टुकड़े हैं, वो बाएं वाले टुकड़े को पता नहीं कि राइट वाला टुकड़ा क्या कर रहा है। तो हर एक छोटे टुकड़ियों को उनको इंडिपेंडेंस दे रखी है। वो अपने आप कमांडर उससे एक्शन ले रहे हैं, और उनके पास जो उनकी मिसाइल्स और ड्रोन है, उनको वो अपने तरीके से दुश्मन को एंगेज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिसे हवाई उस फायर से या बॉम्बिंग से उसको न्यूट्रल कर सकते थे, उस तरह का कोई चीज है ही नहीं वहां, क्योंकि हर एक जगह के ऊपर जो उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया है कमांड कंट्रोल को, उनको इंडिपेंडेंस दे दी है, और वो अपने तरीके से करे जा रहे हैं कि बाएं वाला अगर मर भी गया है तो दाहिने वाले को कोई फिक्र नहीं है, वो उसको आराम से मारेगा, पीछे आगे वाला। तो ये एक इस तरह की स्ट्रेटेजी है जो वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उन्होंने सब कुछ बोलने के बाद, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के बाद भी जो उनकी फायरिंग पावर थी ड्रोन और मिसाइल्स की, वो अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हैं इनके साथ में, कि जैसे अभी दक्षिण लेबनान पे अटैक्स लगातार इजराइल कर रहा है, वही चाहता है कि हिजबुल्लाह को तो खत्म करना ही चाहिए। ईरान तो चले एक उनकी अपनी एक सोवेनियर है, और वो एक कंट्री के नाम से स्टैब्लिश भी है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या? हिजबुल्लाह अगर कायम रहता है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये युद्ध के एग्जिट की जो बात कर रहे हैं अभी जनरल साहब, क्या आपको लगता है कि एक पक्ष ये आ सकता है कि खामेनेई के लिए आप लोग थे कि भाई खामेनेई जो है वो अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, उनका परमाणु प्लान चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, उनको इन्होंने हताहत भी कर दिया, तो क्या यहाँ आकर के इस रास्ते से निकला जा सकता है कि अब ये देरी हो चुकी इस पे सोच पे? थोड़ी देरी हो चुकी है, क्योंकि यूएसए के मिसाइल में जब कम हो गए हैं तो उन्होंने जापान और साउथ कोरिया से मिसाइल मांगे, वो 3-4 दिन में वहां पहुंचेंगे, तो उसने 5 दिन का सीज फायर मांगा हुआ है। इसी दौरान वो अपने 3000 पैराट्रूपर्स, एडवांस पैराट्रूपर जो होते हैं ट्रेनिंग वाले, उनको भी भेजा हुआ है। एक्चुअली स्पीकिंग यूएस एक चाल चल रहा है, वो अपना तैयारी कर रहा है। तो युद्ध को विराम होने के लिए कोई न कोई, जैसे मुनीर अगर कुछ चाहता है या पाकिस्तान कुछ चाहता है, टर्की कुछ कर सकता है तो करेगा, लेकिन ईरान को समझाना बहुत मुश्किल है। ईरान में आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कि उनके जो टॉप जो लीडरशिप होती है, इसमें 8 तो जज होते हैं, 8 उनके धर्म गुरु होते हैं, वो 16 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। उसके अंदर से वो एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं। आप एक साथ बैठ नहीं सकते आजकल, तो आप बैठे नहीं तो बम गिरेगा उनके ऊपर, तो अलग अलग बैठ करके, इसलिए उनका डिसीजन नहीं होता है। और जिस तरह से भी बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, अपने अपने जोन के अंदर फायर कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कहीं से मिसाइल निकाल के फायर कर रहा है, वो अपना कर रहा है। तो ये लड़ाई को अंत होने में जो मीडिएशन अभी शुरू हुई है, वो यूएस की मिसाइल जापान और साउथ कोरिया से पहुंच जाएंगे, 3000 ट्रूप्स अपने पैराट्रूपर आ जाएंगे, तब उसमें ताकत आएगी यूएसए के अंदर। और हमको ये देखना है उसके बाद में यूएसए क्या करता है, अंडर फोर्स ऑफ अरब एंड इजराइल दोबारा अटैक करता है ऑन ग्राउंड जाकर के, या और वहां ईरान नहीं भेज रहा है, वो उनके आइलैंड में भेज रहा है, जिसको आइलैंड को तोड़ा है वहां भेज रहा है, ताकि वहां से फिर जम करके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ये 5 दिन का, और जो ये कहा कि हम परमाणु जो इनके संयंत्र, या सॉरी माफ करिएगा, वो ऊर्जा संयंत्र, उन पे हम अटैक नहीं करेंगे, उसकी प्लानिंग यही है कि वो अपने जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है पूरी कर ले, वो जहां जिस मोर्चे तक या जिस पोजीशन तक जाना है वहां तक अपना असला बारूद जो भी है वो पहुंचा दें। और एक ध्यान डाइवर्ट करने की भी, क्योंकि हम एक दिन पहले जब चर्चा कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स में
कुछ लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, ट्रम्प की खिल्ली नहीं उड़ा, बहुत स्मार्ट है और वो बड़े तरीके से अब इस युद्ध को और आगे लेकर के जा सकता है। इस पर मैं 1 मिनट के लिए मैं जाऊंगा करोड़ी सिंह साहब के पास में, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सर, आपको लगता है कि ट्रम्प अब रणनीति के तहत बयान बदल रहे हों, चाहे कुछ भी, उसकी कोई ना कोई वजह होगी? देखिए योगेंद्र जी, ये ईरानियंस कह भी चुके हैं कि हम ट्रंप की ट्रिक्स समझते हैं, ये बातचीत की बात करते हैं, अपनी स्थिति मजबूत बना के फिर से हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ये ईरान वाले पहले से समझ गए हैं, ईरान वाले कह रहे हैं। लेकिन आज जिस स्थिति में युद्ध पहुंच गया है, इसमें हार और जीत का सवाल नहीं होगा, इसमें जीत जीत का सवाल होगा। और वो जीत जीत का सवाल किस रूप में हो, किस तरह से समझौता हो, ये नहीं है कि ईरान बुरी तरह हार जाएगा या अमेरिका हार जाएगा। तो वो जीत जीत की स्थिति किस रूप में बनेगी, तभी अंत हो सकता है, अदरवाइज इसका अंत नहीं होगा। ईरान इसको लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाना चाहते हैं। ईरान ने कह दिया कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, पूरी गारंटी होगी भविष्य में कोई इस तरह का युद्ध हमारे ऊपर होगा ही नहीं। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि ईरान इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना चाहता है। उसके बाद ईरान आराम से अपनी संप्रभुता के साथ रहता रहे। तो ईरान बिल्कुल डिटरमिन है। तो जीत जीत की स्थिति कैसे बनती है उस पे डिपेंड करेगा, तभी समझौता हो सकता है। हार और जीत से समझौता कोई नहीं हो सकता, हार और जीत की स्थिति से अंत नहीं हो सकता युद्ध का। बिल्कुल, क्योंकि आज जिस स्थिति में युद्ध कड़ा है, कोई ये नहीं कह सकता है कि एक पक्ष कमजोर पड़ रहा है या फिर जीतने की स्थिति में है। ताकतें सब लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी दिशा, क्योंकि अगर यही सब चीजें सामने आ जाएंगी कि ये पक्ष जीतता दिखाई दे रहा है, वह कमजोर पड़ रहा है, तो युद्ध की स्थिति बन जाएगी। फिर कहीं किसी की भी रिजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हालात अभी दिखाई नहीं दे रहे। योगेंद्र जी, मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा आपके। देखिए कि आप दुनिया में बातें चल रही हैं कि फील्ड मार्शल मुनीर को इमीडिएटर बनाया है। ये आप कोई इसलिए नहीं बनाया कि वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट है या बहुत बड़ा कोई स्टेट्समैन है। बिल्कुल, क्योंकि ईरान आर्मी के IRGC और पाकिस्तानी आर्मी के दोनों नेबरिंग आर्मी के संबंध अच्छे हैं, उनके साथ उसके कम्युनिकेशन है। आज के दिन और कोई ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था जिसे आप ईरान से बात कर पाए, और वहां IRGC का आजकल पूरा डोमिनेंस है। तो इसीलिए उन्होंने अमेरिका ने मुनीर को चुना है। बिल्कुल, लेकिन ईरान ने मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान की किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, बयानों की बात है, कहीं ना कहीं कई चर्चाएं होती हैं, टेबल टॉक होती है, आखिर रास्ता तो वही निकलेगा, लेकिन अब उसी का इंतजार है कि कभी रास्ता निकलता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।